अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हमने इसके अंदर देख लिया था कि परपेचुअल सिस्टम क्या होता है, पीरियोडिक सिस्टम क्या होता है। फिर हमने डिस्कस कर लिया था इसके डिफरेंट मेथड्स देख लिए थे, फीफो, लीफो और मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, आज हम सवाल करेंगे। ठीक है, और देखेंगे ये किस तरीके से सवाल सॉल्व किया जाता है। पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पीटर ट्रेडर मेक्स द फॉलोइंग परचेजेस एंड इश्यू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। इन्वेंट्री ऑन सितंबर 1st 400 यूनिट एट द रेट ऑफ $14। परचेज किया है 5 तारीख को। ठीक है, 500 यूनिट एट द रेट ऑफ $13.10। परचेज 9 को परचेज किया 200 यूनिट एट द रेट ऑफ $12.4। फिर उन्होंने 25 तारीख को और परचेज किए 700 यूनिट एट द रेट ऑफ $12.10। फिर सेल्स किए 12 तारीख को 600 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 17। फिर 27 तारीख को सेल्स हुई है 500 यूनिट्स की एट द रेट ऑफ 17। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑन सितंबर 30th। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यूजिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, फीफो, लीफो एंड मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, इस सवाल में हमें क्या बोलते हैं कि हमें इस कंपनी की क्या करनी है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को क्या करना है, की मदद से हमें क्या करना है, इसकी एंडिंग इन्वेंट्री की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हमें क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। और परपेचुअल सिस्टम का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग। और इसमें हमारे पास मेथड कौन सा फॉलो करना है, वो तीनों मेथड से करके बतानी है, फीफो से, लीफो से और मूविंग एवरेज से। ठीक है, इस सवाल को हम करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से होगी। ठीक है, तो आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें हमारे पास वर्किंग ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसा आपको इंशाल्लाह जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो उम्मीद करूँगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। अब सवाल सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, परपेचुअल सिस्टम की मदद से हमें वैल्यूएशन करनी है किसकी, एंडिंग इन्वेंट्री की। एंडिंग इन्वेंट्री जो माल बच गया है उसकी वैल्यू निकालनी है, और जो माल हमने बेच दिया है कस्टमर को उसकी लागत हमें खुद कितने की आई है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंपनी का नाम क्या है, पीटर ट्रेडर। पीटर ट्रेडर है। ठीक है, पीटर ट्रेडर लिखेंगे। ठीक है, पीटर ट्रेडर्स है। ठीक है, हम क्या बनाने के लिए बैठे हुए हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन लिखेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करने, कौन से सिस्टम से की मदद से कर रहे हैं, परपेचुअल। क्यों परपेचुअल की मदद से कर रहे हैं, क्योंकि सवाल में हमसे कहा गया है, अगर पीरियोडिक होता तो पीरियोडिक करते। ठीक है, लेकिन सवाल में हमें क्या बोला है कि परपेचुअल से करना है, हम परपेचुअल से करेंगे, परपेचुअल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब परपेचुअल सिस्टम में पार्ट ए में क्या बोला जाता है कि किससे करना है आपको, रिक्वायरमेंट फर्स्ट क्या है, फीफो मेथड से। ठीक है ना, तो हम यूज करेंगे फीफो मेथड। ठीक है, ठीक है। तो आप मेरे साथ रहिएगा, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा ये पार्ट तो आपको चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी कि ये हम किस तरीके से करते हैं चीजों को। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसका इसका पूरा। देखिए, एक एक किस्म का एक कार्ड बन जाएगा। देखिए, अब तो जिद्दत आ गई है, कंप्यूटर आ गए, टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है, तरीकेकार क्या है, इसी तरीके से होता है। ये बेसिकली बिन कार्ड में पहले रिकॉर्डिंग होती थी, अब बिन कार्ड्स खत्म हो गए। अब बेसिकली क्या होती है, कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया है, लेकिन वर्किंग क्या हो रही होगी, यही हो रही होगी। तो हमारे पास बेसिकली सबसे पहले क्या होगा, एक डेट का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास एक रिसेप्ट का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, रिसेप्ट के अंदर हम दिखाएंगे भाई क्वांटिटी कितनी हमने खरीदी है। ठीक है, किस रेट पे खरीदी है। ठीक है, और उसकी अमाउंट क्या है। ठीक है, एक रिसिप्ट का कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से एक हमारे पास कॉलम बन जाएगा, इश्यू का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इश्यू का कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, जो हमने माल इश्यूड किया है। ठीक है, इश्यूज का एक कॉलम बन जाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो माल हमने बेचा है, जो माल इश्यू किया है, वो इसका कॉलम बन गया। और एक आखिरी कॉलम हमारे पास बनता है, बैलेंस का बनता है। किसका बनता है, बैलेंस का बनता है। उसमें भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आ जाएगी। ठीक है,
तो बेसिकली हमारे पास कॉलम्स बन गए सारे, ठीक है। अब हम डेटा को क्या करते रहेंगे, प्लग इन करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, हम, ठीक है। अब आपको बेहतर तरीके से नजर आ रहा होगा कौन से कॉलम बन गया। एक डेट का कॉलम आ गया, किस डेट पे खरीदेंगे, रिसेप्ट जो आपने परचेजेस किए हैं, इशूड का मतलब जो माल आपने बेचा है, इशूड किया है, और बैलेंस जो माल हाथ में बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम डेट वाइज चलते रहते हैं। देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट वाइज चलते रहेंगे। सबसे पहले ये बोलते हैं कि पीटर पीटर ट्रेडर के पास ऑलरेडी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी 1 सितंबर को, ठीक है। जो मतलब अगस्त का माल बचा हुआ होगा वो सितंबर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, ठीक है। कितने यूनिट पड़े हुए थे, 400 यूनिट पड़े हुए थे, और कितने के पड़े हुए थे, $14 के पड़े हुए थे, ठीक है। अब आप मुझे थोड़ा सोच के बताएं, क्या ये इन्होंने 1 सितंबर को कोई यूनिट परचेस किए हैं? जी, ठीक है ना। 1 सितंबर को कोई इन्होंने यूनिट परचेस नहीं किए, क्योंकि इनके पास क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री था। रिसेप्ट का मतलब है कि ड्यूरिंग द मंथ या जिस भी आप पीरियड की बना रहे हैं, जो परचेजेस किए वो आएंगे। इशूड का मतलब जो माल आपने बेचा है, ठीक है। ना आपने ये परचेज की थी 1 सितंबर को, ना ही आपने इशूड किया था। ये क्या था, पिछले महीने का जो माल बचा हुआ था वो अगले महीने का क्या हो गया था, ओपनिंग आ गया था, ठीक है। तो मैं ना रिसेप्ट में दिखाऊंगा इस माल को, ना मैं इसको इशूड में दिखाऊंगा। ये माल किस में दिखाऊंगा, बैलेंस में दिखाऊंगा। कितने के हैं, 400 है। किस रेट का था, $14 का था। तो अमाउंट कितनी बन गई, मैं दोनों को आपस में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय कर लूंगा। 400 इंटू 14, तो मेरे पास अमाउंट आ गई 5600 आ गई, ठीक है। ये मेरे पास मैंने क्या कर दी, रिकॉर्डिंग कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बिन कार्ड के अंदर क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। वरना क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर हम डेटा क्या कर रहे होते हैं, पंच कर रहे होता, ठीक है। अब आ जाते हैं, फिर इसने 5 सितंबर को क्या किया है, माल परचेज किया है, ठीक है ना। कितने यूनिट्स परचेज किए हैं 5 सितंबर को, हम देखते हैं 500 यूनिट परचेज किए हैं। और किस रेट पे परचेज किए हैं, 13.1 पे परचेज किए हैं, ठीक है ना। 500 यूनिट है, 13.1 का रेट है, ठीक है। आ जाते हैं हम इसके अंदर 5 सितंबर को, ठीक है, 5 सितंबर, ठीक है। अब किस कॉलम में आएगा, परचेस के कॉलम में आएगा। मैंने आपको क्या बताया था, क्या पढ़ा था, 500 यूनिट परचेस किए, किस रेट पे परचेस किए, 13.10 पे किए, ठीक है। तो मैं इस पे क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा, इनटू दिस, ठीक है। तो आ गया 6550 आ गया, ठीक है। सही है, क्लियर हो रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, बैलेंस में लिख के दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब बैलेंस में मैं लिखूंगा, ठीक है। किस तरीके से लिखूंगा, आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि हम वर्किंग किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं भाई, अब मेरे पास 5 सितंबर को अब मेरा बैलेंस क्या होगा, बैलेंस में ये 400 यूनिट एज इट इज पड़े हुए होंगे, ठीक है, ठीक है। और मजीद क्या यूनिट पड़े होंगे, ये वाले यूनिट्स पड़े हुए होंगे 500 जो मैंने परचेज किए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, अपने बैलेंस में दिखा दिया, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, यस, ठीक है ना। तो हम किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से। अब मैं इसका क्या करूंगा, एक आपको बॉक्स बना दूंगा ताकि आपको वर्किंग पता चल जाएगी कि हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये बॉक्स में थोड़ी सी वर्किंग आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया था, जो माल परचेज किया था हमने उसकी एंट्री बता दी, ठीक है ना। और हमने इसकी वर्किंग करके यहाँ पे वर्किंग करके बता दी, ठीक है। हम देखें इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं कि बैलेंस के अंदर हम क्या दिखाएंगे, ठीक है। 1 सितंबर को हमारे पास, 5 सितंबर को हमारे पास क्या पड़े हुए थे, 500 यूनिट हमने परचेज किए, ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये पूरे 500 यूनिट दिखा दिए, परचेज दिखा दिए, ठीक है। इसमें मैंने कोई अपनी वो नहीं किया था, माल बेचा नहीं था, तो ये इसमें इशूड के कॉलम में कुछ नहीं आएगा। और बैलेंस में कितना आ गया, पहले के 400 यूनिट आ गए, और इस 5 सितंबर को आपने मजीद यूनिट परचेज किए थे, तो टोटल कितना आ गया, 500, ठीक है। अब आगे करते जाएंगे तो आप जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप 9 तारीख को मजीद परचेज कर रहे हैं, कितने, 200 यूनिट। कितने से परचेज कर रहे हैं, 9 तारीख को। कितने यूनिट है, 200 यूनिट है। किस रेट पे, 12.4 से, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ 9 सितंबर पे आ जाता हूँ, यहाँ पे डेट डालता हूँ 9 सितंबर, ठीक है। कितने यूनिट हमने पढ़े थे, 200 यूनिट पढ़े थे, ठीक है। किस रेट पे पढ़े थे, 12.40 के रेट पे पढ़े थे, ठीक है। अब मैं इस पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। यही फॉर्मूला इधर लग जाएगा। तो कितना आ गया, 2480 आ गया, ठीक है।
अब मैं इसके अब बैलेंस में क्या दिखाऊंगा, ठीक है, पहले के 400 यूनिट एज इट इज आ जाएंगे, 500 यूनिट एज इट इज आ जाएंगे, और मजीद कितने यूनिट आ जाएंगे, 200 यूनिट ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। 400 यूनिट कितने वाले पड़े हुए थे, 14 रुपए के हिसाब से पड़े हुए थे, तो वो आ गए। 500 यूनिट 13 रुपए 10 पैसे के हिसाब से पड़े हुए थे, और 200 यूनिट आपने कितने के हिसाब से परचेस किए, 12.40 के हिसाब से ये आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से वर्किंग आती जाएगी, और मैं स्टेप बाय स्टेप इसको करके बता रहा हूं आपको, ताकि आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए कि ये हो किस किस तरीके से रहा है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जब भी माल खरीद रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, उसकी एंट्री कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करते जा रहा हूँ अपने साथ, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास, इसमें हमारे पास आ गई, ठीक है, एक इसकी, ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, ये लाइन, एक सेकंड, ये लाइन मैं हटा रहा हूँ, एक सेकंड इसको मैं कर देता हूँ, और हम देखते हैं कि ये किस तरीके से चीजें आगे मूव ऑन होती है, ताकि आपको सही क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया है, 5 सितंबर को क्या किया है, परचेज किया था, फिर मैंने 9 सितंबर को परचेज किया था, तो मैं अपनी क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यूस क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 9 के बाद क्या है, ठीक है। अब 9 के बाद ये बोलते हैं कि आपने मजीद माल 25 तारीख को परचेज किया है, लेकिन 25 तारीख से पहले डेट क्या आ रही है, 12 तारीख। अब 12 तारीख को आप क्या करने के लिए बैठे हुए, सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, कंटिन्यूस सिस्टम में पहले मैं 12 की रिकॉर्डिंग करूंगा या 25 की रिकॉर्डिंग करूंगा। सबसे पहले हम किसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, 12 की। और 12 यूनिट कितने, मैंने 12 तारीख को कितने यूनिट सोल्ड किए, 600 यूनिट सोल्ड किए, ठीक है ना, एट अ रेट ऑफ 17। मैंने कस्टमर को यूनिट कितने का बेचा है, 17 रुपए का, ठीक है। कितने यूनिट बेचे हैं, 600 यूनिट बेचे हैं। कौन सी तारीख को, 12 तारीख को, ठीक है। सर आपने 25 क्यों नहीं लिखा, 25 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं कंटिन्यूस काम कर रहा हूँ, जब माल आ रहा है जब एंट्री कर रहा हूँ, जब माल जा रहा है जब एंट्री कर रहा हूँ। 12 के बाद किसकी ट्रांजेक्शन की एंट्री करूंगा, 25 तारीख की करूंगा, लेकिन सबसे पहले किसकी करूंगा, 12 तारीख की करूंगा। 12 तारीख को मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ, सेल करने के लिए, तो मैंने 12 सितंबर डेट के कॉलम में डाल दिया, ठीक है। अब मेरे पास 12 सितंबर को मैं क्या करने बैठा हूँ, 600 यूनिट बेचने के लिए बैठा हूँ। तो मेरे पास रिसिप्ट में कुछ भी नहीं आएगा, मेरे पास किस में आएगा, इशूड में आएगा। अब देखिए 1200, मुझे 600 यूनिट बेचने हैं। कौन सा मेथड है, फीफो है। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहले आएगा पहले बिकेगा। पहले ये बताइए, पहले ये 400 यूनिट आए या 200 यूनिट आए, सबसे पहले कौन से यूनिट आए, 400। तो लॉट कौन से में से माल बिकेगा, 400 में बिकेगा या 200 में से बिकेगा। सबसे पहले हमें कितने में से बिकेगा, 400 में से बिकेगा माल। मैंने ये 400 वाली लॉट उठाई और ये मैंने कस्टमर को मैंने क्या करी, दे दी, ठीक है। ये मैंने माल दे दिया, ठीक है। फिर इसके बाद आप मुझे बताएं, मुझे 400 तो नहीं बेचने थे, मुझे कितने बेचने थे, मुझे 600 यूनिट बेचने थे। 400 तो इस लॉट में से पूरा एज इट इज उठा के दे दिया। अब 500 में से मजीद कितने यूनिट उठाऊंगा, 500 में से कितने यूनिट उठाऊंगा, 200 यूनिट, क्योंकि मुझे टोटल कितने बेचने, 600 यूनिट बेचने। रेट क्या आएगा, 13.1 आ जाएगा, और मैं इस पे क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा के इसको कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। कितना बनता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बन गया 2620 बच गया। 400 माला माल बिक गया, ठीक है। इसमें इस लॉट में से जीरो होंगे। 500 में से कितने बिक गए, 200 बिक गए। अब बचे कितने होंगे, 300 बचे होंगे, ठीक है। किस रेट वाले बचे होंगे, 13.1 वाले बचे होंगे, ठीक है। अब मैं इस पे फॉर्मूला लगा देता हूं, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, दिस इनटू दिस, तो आ गया 3990 बच गया, ठीक है। फिर 200 वाले एज इट इज आ गए, 200 वाले मेरे पास एज इट इज आ गए। कितनी रेट है, 12.4 का रेट है, और उसकी अमाउंट कितनी है, 2480 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसकी वर्किंग करके बता दी, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको और डिटेल में देख लेता हूँ, ताकि आपको मजीद चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, अब आपके जहन में सवाल ये हो रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे 17 रुपए से क्यों नहीं दिखाया इशू, क्योंकि मैंने कस्टमर को तो दिया है 17 का, ठीक है। देखिए जब भी हम अपना इन्वेंट्री वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो मैं ये देखूंगा 17 रुपए का तो मैंने मैंने कस्टमर को बेचा, ये मेरी क्या है, सेल है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब ये है कि भाई ये 600 यूनिट मुझे खुद कितने के पड़े, 600 में से 400 यूनिट 14 रुपए के पड़े हैं,
और बाकी 200 यूनिट कितने के पड़े हैं? 13 रुपए 10 पैसे से पड़े हैं, ठीक है ना। तो हमेशा और हमेशा इसमें ये लिखते हैं, यहाँ पे मैं 400 को मल्टीप्लाई बाय 17 नहीं करूंगा। इशूड का मतलब ये है जो मैंने माल बेचा है वो खुद मेरी इसकी लागत मुझे कितनी आई है। लागत मुझे 17 रुपए नहीं आई। अगर मुझे 17 रुपए आई होती तो मैं 17 रुपए का थोड़ी बेचता, $17 का, क्यों मैं भी पैसे कमाने के लिए बैठा हूँ। तो मैंने जो कस्टमर को माल 17 रुपए का बेचा है वो खुद मुझे कितने का पड़ा था? $14 का। और दूसरा वाला 200 कितने के पड़े हुए थे? 13 रुपए 10 पैसे 10 सेंट के मुझे पड़े थे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें सारे लॉट्स की क्या कर रहा हूं? अलग अलग एंट्री कर रहा हूं मैं इस तरीके से। देखिए पहले 400 अलग दिखा है, 400 प्लस 500 900 में नहीं दिखा रहा हूं, मैं अलग अलग दिखा रहा हूं क्योंकि अलग अलग दिन माल आया है। पहले दिन का माल अलग रखा है, फिर सब्सिक्वेंट का माल अलग रखा है, सबके रेट्स अलग अलग है। तो बैलेंसेस में मैं क्या कर रहा हूँ? अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं और देखते हैं फिर क्या है। फिर 25 तारीख आ गई, 12 के बाद क्या आ गई? 25। 25 को क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है कितने यूनिट? 700 यूनिट। कितने के? 12.10 से। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे 25 तारीख लिखूंगा डेट के कॉलम में, 25 सितंबर, ठीक है। और कितने यूनिट परचेज कर रहा है? ऊपर हम अभी देख के आए भाई, 700 यूनिट परचेज कर रहा है। कितने के हिसाब से कर रहा है? 12.10 के हिसाब से कर रहा है। तो उसमें मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, दिस इनटू दिस। तो कितने का माल परचेज किया? 8470। अब बैलेंस देखो, अब इस तारीख में कोई माल 25 तारीख में बिका नहीं, इशूड के कॉलम में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। अब बैलेंस कैसे लिखूंगा? 300 वाले पहले माल लिए थे उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूंगा, 13.1 आ गया, ठीक है। फिर मैंने 200 यूनिट्स खरीदे थे, वो एज इट इज कितने के? 12.4 के मैं एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है। फिर मैंने 700 यूनिट परचेज किए थे, ठीक है। किस रेट पे परचेज किए थे? 12.1 पे परचेज किए थे। इस पे मैंने एज इट इज 8470 आ गया, ठीक है। बैलेंस के कॉलम में हम इस तरीके से पूरी वर्किंग करके दिखा दी, ठीक है। अलग अलग करके दिखाते हैं। क्यों अलग अलग करके दिखा रहे हैं? क्योंकि भाई अलग अलग तारीख में माल परचेज किया हुआ है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो माल पहले आएगा पहले बिकेगा। अगर आप सारी चीजें मिक्सअप कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा माल पहले आए। तो मैंने सारे यूनिट्स को क्या किया हुआ है? अलग अलग करके यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। 25 सितंबर हो गई। अब आगे क्या बोलते हैं? 27 सितंबर को मैं क्या करने के बैठा हूं? 500 यूनिट बेचने के लिए बैठा हूं। कि कौन सी तारीख है? 27 सितंबर। 27 सितंबर को मैं आया और मैं यहाँ पे कितने यूनिट बेच रहा हूँ? 500 यूनिट मैं बेच रहा हूँ, ठीक है। कितने यूनिट बेच रहा हूँ? 500। अब थोड़ा आप सोच के बताएं, क्या रिसिप्ट कॉलम में कुछ आएगा? नहीं, क्योंकि मैं कोई माल परचेज थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो माल बेच रहा हूँ। अब मैं कितने यूनिट बेच रहा हूँ? मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ 500 यूनिट। अब बताओ कौन सा माल बिकेगा? सर मेथड कौन सा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो जो 300 यूनिट सबसे पहले है वो बिकेंगे। हमें 300 तो नहीं बेचने थे, हमें 500 बेचने थे। फिर बाकी किस में से बिक जाएंगे? 200 में से बिक जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये क्या किया? 300 यूनिट उठाए 13.1 के हिसाब से, तो मेरी अमाउंट कितनी बन गई? 3930 बन गई, ठीक है। फिर मैंने 200 यूनिट बेचे, किस हिसाब से बेचे? 12.4 के हिसाब से, और इसकी अमाउंट कितनी बन गई? 2480 बन गई, ठीक है। अब बैलेंस में आप बताएं मेरे पास क्या बचा होगा? 300 बिक गए, 200 भी बिक गए, हाथ में बचे कितने? 700 यूनिट बचे, ठीक है। किस हिसाब से बचे हैं? 12.10 के हिसाब से बचे हैं। और कितनी अमाउंट आ गई? ये अमाउंट आ गई, ठीक है। तो मैंने ये क्या कर लिया? पूरी वर्किंग करके बता दी इसके अंदर, ठीक है, कि किस तरीके से मेरे पास बैलेंस के कॉलम में आएगा, किस तरीके मैंने इशूड किए हैं, ठीक है, और किस तरीके से मेरे पास वर्किंग हुई है, ठीक है। हमने ये सारी चीजें देख ली हैं, ठीक है, ताकि आपको क्या हो जाए? क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे पास पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। मैंने यहाँ पे 17 से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जो मैंने 300 बेचे थे वो मुझे पार्टी को तो $17 के बेचे, वो खुद मुझे कितने के बचे। तो बेसिकली ये इशूड का कॉलम का मतलब ये जो माल आप बेच रहे हैं वो आपको खुद कितने का पड़ रहा है, ठीक है। अब मैं टोटल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करके दिखा देता हूँ? टोटल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये टोटल हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है। ये टोटल कर लिया मैंने इसका। तो जो मैंने परचेज की हैं टोटल यूनिट्स वो आ गए। तो उसका देखते हैं, हम टोटल कर लेते हैं, ठीक है। टोटल कर लिया हमने, इसका देख लिया कि क्या टोटल आया। ये आ गया 1400 यूनिट हमने ड्यूरिंग द मंथ परचेज किए थे।
ठीक है, और उसकी मालियत कितनी बनती है 17,500 है। कितना माल हमने बेचा है 1100 यूनिट बेचे हैं। ठीक है, कितने की मालियत का माल बेचा है 14,630 का बेचा है। कितने का ये यूनिट हमारे हाथ में बचे हुए हैं 700 यूनिट बचे हुए हाथ में, और उसकी वैल्यू कितनी है 8,470 की वैल्यू है हमारे हाथ में। ठीक है, तो मैं अब इसकी वर्किंग आपके सामने हो गई है, तो अब आपको चीजें थोड़ी सी क्या हो रही होंगी, क्लियर हो गई होंगी। देखो ठीक है, अब इसकी आपके पास चीजें क्लियर हो गई भाई। देखें टोटल कितना ड्यूरिंग द मंथ कंपनी ने माल परचेस किया है, 1400 यूनिट परचेस किए हैं। टोटल लागत कितने की आई है, परचेज वैल्यू $17,500 की है। कितने माल बेचा है 1100 यूनिट बेचे हैं। जो माल बेचा है 1100 यूनिट, कंपनी को खुद कितने के पड़े 14,630 के पड़े। माल हाथ में कितना बच गया 700 यूनिट बच गया। 700 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8,470 है। 8,000 मैं आपसे पूछूं, अब सवाल मैं आपसे पूछूं, सवाल करूं कि भाई मेरे पास एंडिंग यूनिट कितने हैं, एंडिंग यूनिट कितने हैं 700। अब मैं बोलूं एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बता दो, वो कितनी है 8,470। यही टॉपिक तो करने के लिए बैठे हैं, हमें क्या करनी है इन्वेंट्री की वैल्यू को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब कौन से मेथड से कर रहे हैं, परपीचुअल सिस्टम को फॉलो करते हुए हम फीफो मेथड से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं बोलूं भाई कितने यूनिट बेचे तुमने, 1100 यूनिट सोल्ड किए। अब मैं बोलूं तुम्हारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, ये जो तुमने 1100 यूनिट बेचे वो तुम्हें खुद कितने के पड़े, तुम्हारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है 14,630 है। ठीक है, तो पहले पार्ट में ही आपसे बोलते हैं कि भाई कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बता दें। तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री हमने निकाल ली, यहाँ पे लिख दूंगा, मैं वर्किंग करके दिखा देता हूँ। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री में भाई कितने यूनिट थे, पूरी वर्किंग की अभी। एंडिंग इन्वेंट्री में हमारे पास यूनिट थे, कितने यूनिट थे 700 यूनिट थे, उसकी मालियत कितनी थी 8,470 थी। ठीक है, ठीक है 8,470 थी हमारे पास, 470। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में हमसे पूछते हैं एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बता दो। फिर बोलते हैं बी पार्ट में बोलते हैं कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूजिंग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब बोल दो कि जो तुमने माल कितने का बेचा है, तुमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल के हमने निकाल लिए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने कितने की निकाली है, ठीक है, अभी यहां से हमने निकाली है ना 14,630 की निकाली है, 14,630 की निकाली। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया फीफो की मदद से। देखें हमने ये सवाल क्या कर लिया, फीफो की मदद से कंप्लीट कर लिया। तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि भाई इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस तरीके से करते हैं, पीरियोडिक होता क्या, परपेचुअल होता क्या है, और फीफो में हम किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने सारी वर्किंग कर ली है। अब मैं अब जब लीफो करूंगा ना, तो अब आपको और अच्छे तरीके से चीजें क्या होती जाएंगी, समझ में आती जाएंगी। इसी सवाल में हमें क्या बोलते हैं, पहले पार्ट में बोलते हैं किससे कर लो, फीफो से कर लो। मैंने फीफो से कर लिया। अब इसी सवाल में बोलते हैं भाई लीफो से कर लो। ठीक है, लीफो मेथड चेंज होता है, मैंने बताया कि वर्किंग भी क्या होती जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, मेरे पास क्या है एक्सेल है, तो एक्सेल में ये क्या है मुझे सहूलत है। ठीक है, जहां जहां चेंज होता जाएगा मैं साथ साथ चेंज करता रहूंगा, क्योंकि हमारा टाइम भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। कौन से मेथड से करना है, लीफो सी की मदद से करना है, तो मैंने यहाँ पे लीफो लिख दिया। ठीक है, डेट वाइज चलता जाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। 1 सितंबर को क्या क्या था, उनके पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी। चाहे आप लीफो से करो या फीफो से करो, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी, एज इट इज आ गई, एज इट इज 400 आ गई। ठीक है, फिर आपने 5 सितंबर को आपने परचेस किया माल। ठीक है, कितने यूनिट परचेस किए, 500 यूनिट परचेस किए, $13.10 के हिसाब से, तो टोटल वर्थ आ गई 6,550। तो बैलेंस भी क्या होगा, एज इट इज आएगा, चाहे आप लीफो करो फीफो करो, क्या होगा, परचेजेस एज इट इज आती रहेंगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 9 तारीख को आपने मजीद 200 यूनिट परचेस किए हैं, तो वो मैंने एज इट इज क्या कर दिया, लिख दिया अपने प्रिसेप्ट कॉलम में, और बैलेंस में अभी एज इट इज दिखा दिया। ठीक है, अब क्या है 600 यूनिट मैं बेच रहा हूं, 12 सितंबर को मैं क्या कर रहा हूं, 600 यूनिट बेच रहा हूं। तो अब मेरी क्या होगी, लीफो में ये वर्किंग नहीं आएगी। लीफो में कैसे वर्किंग आएगी, लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है। पहले क्या हुआ था आपके सामने मैं कर देता हूं, देखो पहले क्या था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड था। पहले 400 में से माल गया था, फिर 500 में से क्या हुआ 200 यूनिट गए थे, टोटल हमें 600 बेचने थे। अब वर्किंग क्या होगी, इस तरीके से नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ फर्क कहाँ आएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें जो फर्क आएगा वो मैं आपके सामने कर देता हूं। सिर्फ और सिर्फ फर्क कहां से आएगा, यहां से आपके सामने फर्क आएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल सबसे आखिर में आया वो सबसे पहले। अब बताओ सबसे आखिर में माल 400 यूनिट आए या 200 आए,
200 आए तो मैं 200 वाले दूंगा, कितने से 12.4 से, तो उसकी अमाउंट कितनी आ गई 2480 आ गई। ठीक है, अब मुझे 200 यूनिट तो नहीं बेचने थे, मुझे बेचने थे 600, 200 तो चले गए, अब बाकी 400 कहां से उठाऊंगा, 500 में से मैंने क्या उठाया, ये 400 यूनिट उठाए, इसकी अमाउंट कितनी है 13.1 है। ठीक है, और मैंने इस पे क्या कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, दिस इनटू दिस, तो मेरे पास अमाउंट कितनी आ गई 5280 आ गई। ठीक है, कितनी आ गई 5240 आ गई। ठीक है, अब मेरे पास बचा हुआ माल होगा वो मैं एज इट इज लिख दूंगा भाई, 400 यूनिट मेरे हाथ में बच गए, किस रेट पे थे 14 के हिसाब से थे, तो इसकी अमाउंट कितनी आ गई 5600 आ गई। ठीक है, अब 500 में से मैंने बेच दिए 400, तो बचे कितने 100 बचे, किस रेट के बचे 13.1 के बचे हैं, तो इसकी अमाउंट कितनी आ जाएगी 13110 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई। ठीक है, फिर फिर मैं परचेस करने के लिए बैठा हूं, फिर मैंने परचेस किया 700 यूनिट, तो अब मैं किस तरीके से दिखाऊंगा, 400 एज इट इज लिख दूंगा 14 के हिसाब से, तो उसकी अमाउंट बन गई 5600 बन गई। ठीक है, फिर मैं दिखाऊंगा 100 यूनिट। ठीक है, इसकी रेट क्या है 13.1 है। ठीक है, 13.1 है, ये एज इट इज आ गया, तो इसकी अमाउंट कितनी बन गई 1310 बन गई। फिर 700 यूनिट आ गए बैलेंस में, कितनी अमाउंट के हैं 12.1 के हैं, और इसकी अमाउंट आ गई 8470 की आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ 27 तारीख को बेचने के लिए बैठा हूँ 500 यूनिट। फीफो में क्या होता था, जो हमारे पास पहले माल आता था वो पहले बिकता था, अब लीफो में क्या होगा, जो सबसे आखिर में माल है, अब बताइए सबसे आखिर में माल कौन सा है, ये वाले 700 यूनिट में से माल बिकेगा ना, तो सबसे आखिर में हमारे पास क्या है, ये 700 यूनिट आए हैं। ठीक है, तो इसमें से मुझे कितने बेचने हैं 500 यूनिट है, तो 500 वाले बिक गए, कितना का रेट है 12.1 का है, तो मैं इस पे फॉर्मूला लगा दूंगा और निकाल लूंगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास 6050 बन गई। ठीक है ना, अब मेरे पास हाथ में रिमेनिंग कितने यूनिट है, अब मैं इसमें एक लाइन ऐड कर देता हूँ। अब मेरे पास हाथ में कितने यूनिट रह गए, हाथ में 400 यूनिट रह गए, कितने वाले 14 के हिसाब से वो कितनी बनती है 5600 बनती है, फिर 100 हाथ में रह गए, उसकी वैल्यू 13.1 के हिसाब से कितनी बनती है 1310 बनती है, और फिर देखिए 700 में से 500 बेच दिए, बचे कितने 200 बचे। ठीक है, और 12.1 के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी बनती है, दिस इनटू दिस कर दिया, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू बनती है वो बनती है 2420 बनती है। ठीक है, 2420 बनती है। तो अब मैंने वर्किंग करनी है। ठीक है, मैंने सारी चीजें कर ली। देखिए फीफो में क्या होता है, जो माल पहले आएगा पहले जाएगा बिकेगा, तो सिर्फ फर्क कहां पे आएगा, इशूड के कॉलम में फर्क आएगा। मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री एज इट इज बैलेंस में दिखा दी, 500 यूनिट परचेस किए थे वो एज इट इज मैंने क्या कर दिया बैलेंस में दिखा दिए, 200 यूनिट परचेस किए एज इट इज बैलेंस में दिखा दिया। अब मैं 600 यूनिट बेचने के लिए बैठा हूं 12 सितंबर को, बताओ कौन सा माल बेचूंगा, जो सबसे आखिर में है, क्योंकि मेथड कौन सा, लीफो, लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में बताओ कौन से यूनिट आएंगे, 200 वाले यूनिट आए ना, क्योंकि लास्ट में जो आपने 9 तारीख को परचेस किया था वो 200 यूनिट थे। ठीक है ना, तो सबसे पहले बेचोगे कौन से, 12 सितंबर को बेचने के बैठो, सबसे पहले 200 यूनिट बेचोगे, फिर 500 में से क्या बेचोगे 400 यूनिट। अब मैं लिखूंगा क्या सीक्वेंस, वही 400 एज इट इज लिख दिया, 500 में से 400 बेच दिए, 100 बच गया। ठीक है, फिर 700 यूनिट परचेस किए वो एज इट इज आ गए। अब मैं बेचने के लिए बैठा हूं 500 यूनिट, बताओ मैं 400 वाला बेचूंगा या 700 में से बेचूंगा, सबसे पहले मैंने 700 में से बेच दिया। ठीक है, तो मैंने इसका टोटल किया, तो क्वांटिटी कितनी आ गई 400, 1400 यूनिट परचेस किए थे, इश्यू अमाउंट कितनी आ रही है इसकी, ये आ रही है 1700 आ रही है, 17,500 आ रही है। इशूड कितने किए मैंने 1100 किए, और उसकी मालियत कितनी आ रही है 13,770 आ रही है। ठीक है, अब मेरे हाथ में कितने बच्चे हैं 400, 500, 100, 500, 500 प्लस 200 कितने हो गए 700। ठीक है, और इसकी मालियत कितनी है, इसकी मालियत आ रही है 9,330 आ रही है। ठीक है, इनको मैंने प्लस किया 5,660, 1,310 और 2,420 को ऐड किया, तो मेरे पास अमाउंट आ गई 9,330 9,330 आ गई। ठीक है, तो अब मुझे एंडिंग इन्वेंट्री की भी वैल्यू पता चल गई भाई, मेरे पास कितने यूनिट है 700 यूनिट है, और कितनी मालियत के हैं 9,330 की हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, माल कितने का बेचा 13,770 का बेचा। ठीक है, तो मेरे पास एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू लिख दूंगा मैं यहाँ पे, एंडिंग
एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री की मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, ठीक है, वो कितनी है 9330, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वैल्यू आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड गुड सोल्ड कितने के हो गए हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई, देखिए हमने पूरी वर्किंग की है 13,770 आ गए, ठीक है। अब देखते हैं क्या फीफो से भी यही आई थी या नहीं आई थी। अब देखिए हमने ऊपर वर्किंग की हुई है, फीफो से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही है 8,470, और देखें लीफो से क्या आ रही है 9,330 आ रही है, दोनों से फर्क आ रही है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फीफो से क्या आ रही है 14,630 आ रही है, और इससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आ रही है 13,770 आ रही है। मेथड चेंज किया है। अगर आप सोचें ये अगर बिलियंस में होती तो अमाउंट भी क्या आ जाती, काफी डिफरेंट चेंज आ जाता, ठीक है ना। तो हमने देखा कि मेथड चेंज करने से क्या हो रहा है, हमारे पास क्या हो रही है, वैल्यूज भी कॉस्ट और एंडिंग इन्वेंट्री की और जो माल बेचा है उसकी भी क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो हमने इस सवाल को परपिचुअल में की मदद से, फीफो की भी मदद से कर लिया और लीफो की भी मदद से कर लिया। अब हम इसको तीसरा मेथड है जो आखिरी है, वो है मूविंग एवरेज से करते हैं, ठीक है। मेरे पास बड़ी आसानी है, मैं क्या कर रहा हूँ एक्सेल से फायदा उठा रहा हूँ, और मैं यहाँ से एज इट इज को क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट करूंगा। लेकिन आप जब अपने नोटबुक में करेंगे सवाल, अपनी कॉपीज में करेंगे, तो ये आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको पूरा खुद एज इट इज क्या करना पड़ेगा, वर्किंग पूरी मिटा के नए पेज पे आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए मैं टाइम को बचा भी रहा हूँ और हम देख एक्सेल से फायदा भी उठा रहे हैं। अभी हमारे पास क्या हो गया, मूविंग एवरेज मैथड आ गया, ठीक है, मूविंग एवरेज मैथड, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से, ठीक है। मूविंग एवरेज मेथड में जो होता है हम देखते हैं, इसमें थोड़ा सा हमारे पास चीजें चेंज होती रहती हैं, ठीक है ना। अच्छा देखें, मेरे पास वही नाम आ गया, कंपनी का नाम क्या था, पीटर ट्रेडर। क्या करने के लिए बैठे हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन करने के लिए बैठे हैं। किस मेथड से करने के लिए बैठे हुए हैं, मूविंग एवरेज के मेथड। ये सबसे आसान है क्योंकि हम क्लास 4-5 में एवरेज सीख के आए, ठीक है ना। एवरेज क्या होती है हम सबको पता है, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने अपना ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया, एज इट इज दिखा दिया, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस मैंने क्या किया, एज इट इज दिखा दिया, ठीक है। अब मुझे बताएं मैंने क्या किया, 5 जनवरी को 5 सितंबर को क्या किया, मजीद 500 यूनिट परचेज किए। अब मैं अपना बैलेंस अलग अलग करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अब मैं चीजों का क्या कर रहा हूँ, एवरेज कर रहा हूँ, ठीक है। एवरेज कैसे करूंगा, पहले कितने यूनिट थे, 400 यूनिट थे, अब कितने यूनिट हो गए, 500 यूनिट हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हो गए, 900 यूनिट्स हो गए। कितने हो गए, 900 यूनिट हो गए, ठीक है। 400 यूनिट की कॉस्ट थी 5,600, और 500 यूनिट की कॉस्ट थी 6,550। इन दोनों की कॉस्ट को मैं क्या करूंगा, एड अप कर लूंगा। मैं क्या करूंगा, दिस दिस प्लस दिस कॉस्ट, क्योंकि जब मैं यूनिट को यूनिट में ऐड कर रहा हूं तो अमाउंट को अमाउंट में ऐड किया, तो कितनी आ गई, $12,150 आ गई। अब 12,150 कितने यूनिट की कॉस्ट है, 900 यूनिट की कॉस्ट है। अब मैं बोलूं कि बताओ एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, तो बोलोगे कोई मसला ही नहीं है, आप क्या करें, 12,150 को किससे डिवाइड कर लें, 900 से डिवाइड कर लें। तो मैं क्या कर रहा हूं, 12,150 को किससे डिवाइड कर रहा हूं, 900 यूनिट से डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट आ गई, वो कितनी आ गई, 13.5 डॉलर आ गई मेरे पास, ठीक है। क्लियर है, यस क्लियर है ना। अब आपको एवरेज कर दिया, एवरेज में हम क्या करते हैं, सारे यूनिट्स को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्वांटिटी में क्वांटिटी को प्लस कर दिया, 400 प्लस 500, तो टोटल कितना आ गया, 900 आ गया। जब क्वांटिटी में क्वांटिटी को प्लस किया तो अमाउंट को अमाउंट में प्लस करूंगा, $5,600 में कितना ऐड कर दिया, $6,550 ऐड किया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 12,150 आ गई। अब मैं बोलता हूं भाई बताओ, अब मुझे एक यूनिट की कॉस्ट कितने की पड़ी, मुझे कॉस्ट पड़ी भाई, मैंने क्या किया, 12,150 की टोटल कॉस्ट पड़ी हुई थी, तो कितनी यूनिट्स थे उसमें, 900, तो इसको 900 से डिवाइड कर दिया एक यूनिट। अब एक बंदे ने क्या किया, बोल्ट लिए थे 100 बोल्ट लिए थे ₹10 के, अब फिर वो 50 बोल्ट और लेके आ गया ₹11 के। अब वो क्या करेगा, चीजों का क्या करेगा, एवरेज कर देगा। अब वो उसके पास कितने टोटल बोल्ट हो गए, 150 बोल्ट हो गए, ठीक है ना। अब पहला वाला माल पहले बेचे और बाद वाला माल पहले बेचे, उसमें ये वाली कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना।
क्योंकि नट बोल्ट ऐसी चीज है ना, उसमें कोई एक्सपायर्ड होने का मसला है ना कोई इसकी टेक्नोलॉजी का मसला है। तो आप उन चीजों में जिसमें ये चीजें की मैटर नहीं करती एक्सपायरी या टेक्नोलॉजी, ये भाई एक ही तरीके से बनने, ठीक है ना, तो हम क्या कर देते हैं उन चीजों की एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, 900 यूनिट पहले पड़े हुए थे, अब 9 सितंबर को 200 यूनिट और परचेज कर लिए, तो बताओ कितने यूनिट हो गए, 1100 यूनिट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अमाउंट में 900 की अमाउंट में क्या करूंगा, 200 की अमाउंट को क्या कर दूंगा, एड अप कर दूंगा, तो मुझे क्या पता चलेगी, 1100 यूनिट की कॉस्ट पता चल गई, ठीक है। और एक यूनिट की कॉस्ट निकालनी है तो क्या करूंगा, 14,630 को किससे डिवाइड कर दूंगा, 1100 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो मेरे पास क्या आ गई 13.3। देखो अब इसका नाम मूविंग एवरेज क्यों रखा है, देखो मूविंग एवरेज का मतलब है कि जो एवरेज प्राइस आ रही है वो क्या हो रही है, मूव ऑन हो रही है, चेंज हो रही है। पहले कितनी थी, 14 थी, 14 के बाद कितनी हुई, 13.5 हुई, 13.5 के बाद कितनी हो गई, 13.3 हो गई। अब अगले अगले में ऐड करता जाऊंगा ना तो देखना और आखिर में क्या होती जाएगी, और चेंज होती जाएगी। 12 सितंबर को हम क्या कर रहे थे, यूनिट्स होल्ड कर रहे थे। 12 सितंबर पे जाते हैं, आपके सामने है ना, 12 सितंबर को हमने कितने यूनिट बेचे हैं, देखें आपके सामने 12 यूनिट सितंबर में कितने, 600 यूनिट बेच रहे हैं। तो इशूड में के कॉलम में जाएंगे, इशूड के कॉलम में हमने क्या करना है, 600 यूनिट हमें क्या करना है, बेचने हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इशूड में गया, 600 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब बताएं कि क्या रेट क्या लूंगा, रेट में लूंगा 13.3 लूंगा, ठीक है। एक एवरेज कॉस्ट क्या आ रही है मुझे, एक एवरेज कितने की पड़ रहा है एक यूनिट की, 13.3 की। तो मैं इन दोनों को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 7,980 आ गया, ठीक है। अब मेरे पास बैलेंस कितना रहेगा, 1100 में से मैंने 600 बेच दिए, तो बताओ कितने बचे, कितने बचे हमारे पास, 500 बचे, ठीक है, ठीक है। और इसकी वैल्यू पहले 1100 यूनिट की वैल्यू थी 14,630, 600 यूनिट का जो माल बेचा है वो बेचा था 7,980। तो जो माल बच गया होगा वो हमारे पास बैलेंस है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसको इसमें से माइनस कर लूंगा, ठीक है। इसको मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस कर लूंगा 14,680 में से। या दूसरा तरीका ये भी कर सकता हूं कि मैं क्या करूं, 13.3 जो मेरे पास वैल्यू आ रही है उसको मैं क्या करूं, 500 से मल्टीप्लाई करूं। दोनों से आंसर क्या आना है, सेम आना है। जो आपको आसान लगे आप वो कर लो, दिस माइनस दिस, आंसर क्या आएगा, 6,650। 6,650 को 500 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा, 13.3 आएगा, ठीक। तो मैंने ये आपको वर्किंग करके दे दी है क्योंकि ये बड़ा सिंपल है। अब मजीद आपने क्या किए हैं, 700 यूनिट परचेज किए हैं, तो अब बताओ अब आपके पास कितने यूनिट हो जाएंगे, अब आपके पास कितने यूनिट है, 1200। अब अमाउंट कैसे निकालोगे, दिस अमाउंट 500 में किसकी अमाउंट में ऐड कर दोगे, 700 की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, दिस अमाउंट को क्या कर देता हूँ, इस अमाउंट में क्या कर देता हूँ, प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ 1200 यूनिट की कॉस्ट है $15,120, बताओ एक यूनिट की कितनी है। तो आप क्या करोगे, 15,120 को किससे डिवाइड करोगे, 1200 से डिवाइड कर दोगे, तो एक यूनिट की आपको क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, ठीक। तो ये आ गई 12.6 आ गई, ठीक है। और 27 सितंबर को आपको याद होगा हम कितने यूनिट बेच रहे थे, 500 यूनिट बेच रहे थे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस शूट के कॉलम में कहां लिखा हुआ है, देखें ये सवाल के अंदर लिखा हुआ है, आप 27 सितंबर को कितने यूनिट बेच रहे हैं, 500 यूनिट बेच रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, एज इट इज क्या किया, मैं गया यहाँ पे मैंने 500 यूनिट लिखे, किस हिसाब से बेच रहा हूँ, 12.6 के हिसाब से बेच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस पर मल्टीप्लाई बाय कर दूंगा इन दोनों को, ठीक है, दिस इंटू दिस, तो कितनी आ गई, 6,300 आ गए। 1200 में से आपने 500 बेच दिए, बताओ हाथ में कितने बचे होंगे, 700, ठीक है, ठीक है। 15,120 में से माइनस कर दो 6,300, या दूसरा तरीका है 700 को मल्टीप्लाई कर दो 12 रुपए 60 पैसे से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी। मैं वही अपना स्टैंडर्ड रखता हूं, मैंने पहले क्या किया था, 15,120 में से क्या माइनस कर दिया था, 15,120 में से मैं माइनस कर दूंगा 6,300, तो मेरे पास आ गई 8,820। और 8,820 को डिवाइड करो 700 से, तो कॉस्ट वही बननी है 12.6। यकीन नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर से कर ले, आंसर यही आ जाएगा, ठीक। हमारे पास कितनी आ गई, 8,820 आ गए, ठीक। तो मैंने क्या किया, वर्किंग करके बता दी, हाथ में कितने यूनिट बचे हुए हैं, 700 यूनिट बचे हुए हैं, उसकी मालियत कितनी है, 8,820 है। कितने यूनिट बेचे भाई, 1100 बेचे। वो कितनी की कॉस्ट लागत आई मुझे, वो खुद कितने के पड़े, 14,280 के पड़े, ठीक है। तो सवाल में आपसे पूछा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, या
एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बता दो। एंडिंग इन्वेंट्री की हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, यस कितनी आ रही है इस मेथड से? इस मेथड से आ रही है 8820 आ रही है, ठीक है। और हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ रही है वो भी देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यस हमने कितनी की मालियत का माल बेचा है? हमने माल बेचा है 14,280 का, हमने क्या कर दिया? माल बेच दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? इस सवाल में हमसे यही पूछा था, हमसे बोला गया था कि आप क्या करो, फीफो मेथड से, लीफो मेथड से, मूविंग एवरेज से क्या निकालो? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने सबसे पहले फीफो मेथड उठाया और उससे मैंने क्या कर दी? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री बता दी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दी। फिर लीफो मेथड किया, फिर मैंने इससे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बता दी। फिर मैंने कौन सा मेथड किया? मूविंग एवरेज मेथड किया और उसकी मदद से मैंने क्या कर दी? मैंने एंडिंग इन्वेंट्री की और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू बता दी। क्लियर है? अब देखें, अब पेपर में क्या होता है, ये क्वेश्चन के अंदर बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं 17 से। सवाल में आपको क्या दी थी कि आपने एक यूनिट कितने का बेचा है? 17 का। लेकिन जब हम अपना शेड्यूल बनाएंगे उसके अंदर नहीं लिखेंगे। हमारे पास इशूड के कॉलम का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सर ये 17 क्यों दिए? 17 इसलिए दिए ताकि अगर आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी होती तो आप बना सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे पार्ट सी एक लिख दूं, मैं लिख दूं कैलकुलेट 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 ग्रॉस प्रॉफिट बाय ईच मेथड। ईच मेथड से आपको क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट बताना है, ठीक है। तो अभी निकाल देते हैं, इसमें मसला ही नहीं है। देखो कितने यूनिट बेचे? 600 प्लस 500, टोटल यूनिट कितने बेचे? 1100। एक यूनिट कितने का बेचा है? 17 का। तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूं, मैं इसमें से भी प्रॉफिट निकाल सकता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, मैं यहाँ पे वर्किंग करके दिखा देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है कैसे बनता है? सेल्स में से हम क्या माइनस करेंगे? सेल्स में से हम क्या माइनस कर देते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप मुझे आप बताएं, सेल्स कितने की हुई है? सेल्स 1100 यूनिट बेचे। क्या मैंने कस्टमर को कितने के हिसाब से बेचे हैं? एक यूनिट मैंने हिसाब से बेचा है $17 का। तो 11 यूनिट 1100 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास सेल्स की अमाउंट आ जाएगी, इज इक्वल टू 1100 इंटू 17। तो कितने की मालियत का मैंने कस्टमर को जो माल बेचा है वो कितने का बेचा है? 18,700 का बेचा है। और उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखिए यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18,700 का मैंने कस्टमर को बेचा है, खुद मुझे कितने का पड़ा है? 14,630। मैंने क्या कर दिया? माइनस 14,630 कर दिया। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और ये सब आप इनकम स्टेटमेंट और ग्रॉस प्रॉफिट आपको निकालने आता है। सेल्स में से हमेशा क्या माइनस होता है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इजीली क्या कर सकते हैं? हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या किया? दिस इज इक्वल टू सम, मैं इस पे फॉर्मूला लगा दूंगा और हम इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ठीक है। 4070 आ गया फीफो से ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये बोलते हैं हर मेथड से कर दो, मैं हर मेथड से कर देता हूं, कोई मसला नहीं है। यही मेरे पास क्या है? कैलकुलेशन उठाता हूं। अब मैं इधर आता हूं, इधर मैंने इसकी वर्किंग करके दिखा देता हूं, ठीक है। अब मेरी सेल्स क्या होंगी? चाहे मैं फीफो यूज करूं या लीफो यूज करूं, मैं कस्टमर को तो 17 का बेच रहा हूं, तो मेरी सेल्स आ गई। अब लीफो के मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है? 13,000। मेरी कितनी है? 13,000 निकाल के बैठा हुआ हूं, 13,770 है, ठीक है। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? देखिए आप, ग्रॉस प्रॉफिट आपका चेंज हो गया, कितना हो गया? 4,930 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूं मूविंग एवरेज मेथड से। यही मैंने मेथड को फॉलो करना है। मैं यहाँ पे गया, मैंने यही चीज क्या की? यहाँ पे लिखी, सेल्स क्या होगी? वही होगी। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है? 13,770 नहीं है, क्योंकि मूविंग एवरेज से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो गई? चेंज हो गई। कहां से निकाली है? पूरा भी वर्किंग करके दिखाया था ना। 14,280 कैसे आया? तो वो हमें पता है किस तरीके से आया। अब मैं अपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या लिखूंगा? 14,280 लिखूंगा। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 4,420। तो ये सेल्स जो दी हुई है आपको, जो $17 लिखी हुई है, ये आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए दी है। लेकिन जो आप वर्किंग करेंगे, जो आप कॉलम बनाएंगे, इशूड का मतलब सेल्स नहीं है। इशूड यहाँ पे क्या लिखी है? जो माल मैंने इशूड किया है उसकी लागत मुझे खुद कितनी आई है, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमने आज ये सीख लिया
परपीचुअल की मदद से हम फीफो को, लीफो को और मूविंग एवरेज से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज।